हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस टाइप का कंप्रेसर है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक डायनामिक टाइप का कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर के अंदर जो कंप्रेस होने वाली गैस है वो इम्पेलर के अंदर एक्सेली जाती है और कंप्रेस होने के बाद रेडियली बाहर निकलती है। इसी कारण से इसको हम रेडियल कंप्रेसर भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर जो इम्पेलर होता है वो गैस की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है और जो डिफ्यूज़र एंड केसिंग है इस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरीके से हमारी गैस कंप्रेस हो जाती है। ये एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है और क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसको हम आगे डिटेल में एनिमेशन के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये सक्शन पोर्ट, ये है हमारी केसिंग, ये है डिफ्यूज़र, ये डिफ्यूज़र प्लेट, ये डिफ्यूज़र पैसेज, ये है इम्पेलर, यहाँ पर है पैकिंग ग्लैंड, डिस्चार्ज एंड ड्राइविंग शाफ्ट। ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है ये रोटरी मोशन करती है और इसको रोटरी मोशन कराने के लिए हमको एक प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ती है। ये प्राइम मूवर या तो मोटर हो सकती है या फिर इंजन हो सकता है। अब हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले हमको दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, जिसमें एक है कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड सेकंड है बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। जब भी कोई फ्लूइड या पानी किसी पाइप में फ्लो करता है तब उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो पानी की फ्लो होने वाली मात्रा है एक यूनिट टाइम में कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसको हम यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक पाइप है, इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एरिया ज़्यादा है और यहाँ आप देखेंगे एरिया कम है, लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार जितनी मात्रा यहाँ से फ्लो होनी चाहिए उतनी ही मात्रा यहाँ से बाहर निकलनी चाहिए। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और इस इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो एरिया के इनवर्स होती है। यानी कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी और अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब हम जानेंगे बर्नौली थ्योरम क्या होती है। बर्नौली थ्योरम के अनुसार जब भी कोई पानी या फ्लूइड या एयर या गैस किसी पाइप में फ्लो करता है तब उसके अंदर तीन टाइप की एनर्जी होती है, जिसमें पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है प्रेशर एनर्जी एंड थर्ड होती है स्टैटिक एनर्जी। तो बर्नौली थ्योरम के अनुसार उस पाइप के दो बिंदुओं पर, चाहे वो कोई भी हो, इन तीनों एनर्जियों का योग बराबर रहना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये एक पाइप है और इसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर तीन टाइप की एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड सेकंड पॉइंट पर फिर से तीन एनर्जी होंगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन
जितनी एनर्जी इस पॉइंट पर है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप देखेंगे कि एरिया बड़ा है तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कम होगी, लेकिन जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जो प्रेशर है वो कम होगा। यानी कि अगर एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन तीनों एनर्जियों का योग हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसे काम करता है। पहले हम यहाँ थ्योरी समझेंगे, फिर हम एनिमेशन के थ्रू भी जानेंगे कि ये कैसे होता है। जब हम कंप्रेसर को चलाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी गैस है वो आई एरिया के थ्रू कंप्रेसर के अंदर जाती है, और जब ये कंप्रेसर के अंदर जाती है तो सबसे पहले इम्पेलर से टकराती है, और इस इम्पेलर के अंदर बहुत सारे रेडियल ब्लेड होते हैं जो कि रोटरी मोशन करते हैं। जब ये एयर इन रेडियल ब्लेड से टकराती है तब इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और इसके बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। जब ये बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी वाली गैस आगे जाती है तब ये जाती है डिफ्यूज़र के अंदर। डिफ्यूज़र के अंदर होती है हमारी स्टेशनरी वेंस, और इन वेंस का जो शेप है वो डाइवर्जेंट शेप होता है। डाइवर्जेंट शेप कैसा होता है? इस तरीके से होता है, यानी कि शुरू में एरिया कम होगा और आगे जाके एरिया बढ़ जाएगा। जब ये गैस डिफ्यूज़र एरिया में जाती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, और जब ये और आगे जाती है तब ये जाती है वॉल्यूट केसिंग में, और केसिंग में भी क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब एज पर बर्नौली थ्योरम जो हमारी वेलोसिटी एनर्जी है जब वो कम होगी तो जो प्रेशर एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एज पर बर्नौली थ्योरम हमारा डिफ्यूज़र एंड वॉल्यूट केसिंग वेलोसिटी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारी जो गैस है वो कंप्रेस हो जाती है। इस एनिमेशन में आप आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये जो बीच वाला हिस्सा है वो है सक्शन, या जिसको हम आई भी कहते हैं। यहाँ से एयर इसके अंदर जाती है, यहाँ से इम्पेलर में जाती है, और आप देखेंगे इम्पेलर रोटरी मोशन कर रहा है, और ये जो आप नीला डॉट देख रहे हैं ये हमारी गैस है। इस इम्पेलर से ये जो गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इसके बाद जाती है ये हमारा डिफ्यूज़र के अंदर। अब आप देखेंगे जो डिफ्यूज़र की शेप है वो डाइवर्जेंट शेप है। यहाँ देखेंगे कि एरिया जो है शुरू में कम है और बाद में ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारा काम करता है बर्नौली थ्योरम। इस डिफ्यूज़र से निकलने के बाद ये जाती है केसिंग के अंदर, और आप यहाँ भी देखेंगे केसिंग का डिज़ाइन कैसा है, यहाँ एरिया जो है कम है, और जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो एरिया है यहाँ पर बढ़ता जाता है। और बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जब एरिया कम है तो जो हमारी वेलोसिटी एनर्जी है वो तो बढ़ती है, लेकिन आगे जाने पर धीरे धीरे वेलोसिटी एनर्जी कम होती जाती है और प्रेशर एनर्जी बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे जब हमारी गैस आउटलेट तक पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस हो चुकी होती है। और आप इस एनिमेशन में भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी गैस कंप्रेस हो रही है। अब हम जानेंगे इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो इस कंप्रेसर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी भी स्पेशल टाइप की फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इसके अंदर जो रबिंग पार्ट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसके अंदर लुब्रिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम एक्सेल फ्लो कंप्रेसर की बात करें
तो उसके कंपैरिजन में इसका जो प्रेशर रेशियो है वो हाई होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है एज़ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर जो है कम कंप्रेशन होता है। इस कंप्रेसर के अंदर जो चोकिंग की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा आती है, या उसके अगेंस्ट ये थोड़ा सेंसिटिव है। अगर थोड़ी सी गंदगी या कूड़ा करकट जैसा कोई मटेरियल आ जाता है तो ये चोक हो सकता है। तो आई होप आपने जाना होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसे काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।